प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम सामाजिक समस्याओं के पेपर में सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की समस्या के तहत अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति, जाति, धर्म एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 8.08% भाग आदिम जनजातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। अधिकतर जनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा है। आज भी अनेक जनजातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर हैं। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खाना बदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, भ्रातृत्व, दल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। डॉक्टर G.S. घुरिये ने इनके लिए पिछड़े हुए हिंदू या बैकवर्ड हिंदूज शब्द का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जनजाति की परिभाषा किन शब्दों में की है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर W.H.R. रिवर्स के अनुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। डॉक्टर D.N. मजुमदार लिखते हैं, एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलते हैं, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखते हैं या अधिकार जताते हैं और जो प्रायः अंतर्विवाह नहीं करते रहे। हॉबल का कहना है, एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। इसके बाद चार्ल्स विनिक की परिभाषा है जो कहते हैं, एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। रॉल्फ पिडिंगटन ने जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती है।
तो हमने उपर्युक्त परिभाषाओं में देखा कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिनकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनैतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। इन उपर्युक्त परिभाषाओं के तहत कुछ ऐसी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो कि जनजाति के लक्षण के रूप में गिनी जा सकती हैं। तो आइए हम जनजाति के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स के ऊपर विचार विमर्श करें, जिसमें पहली विशेषता है सामान्य भूभाग या कॉमन टेरिटरी। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। इसके कारण उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। दूसरी विशेषता है सामान्य भाषा या कॉमन लैंग्वेज। एक जनजाति के लोग अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वे अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते हैं, किंतु सभ्यता के संपर्क के कारण कई जनजातियां द्विभाषी हो गई हैं। तीसरा है विस्तृत आकार, बिग साइज। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश समूह एवं गोत्र तथा भ्रातृदल होते हैं। यही कारण है कि इनकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। चौथी विशेषता है अंतर्विवाह या एंडोगेमी। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। पांचवा, एक नाम। प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। छठा, सामान्य संस्कृति या कॉमन कल्चर। एक जनजाति के सभी सदस्यों की समान संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाज, प्रथा, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार, विश्वास, मूल्य आदि में समानता पाई जाती है। सातवीं विशेषता है आर्थिक आत्मनिर्भरता या इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। एक जनजाति अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। यद्यपि कभी कभी वह अपने पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करते हैं। आठवां है राजनीतिक संगठन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन करने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद, काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। 9th, सामान्य निषेध या कॉमन टैबूज। एक जनजाति खानपान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों का पालन करती है। तो ये थी चर्चा
जनजाति की परिभाषा एवं विशेषताओं पर। अगली वीडियो में हम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एवं उनकी समस्याओं के कारणों आदि के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।